बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान नेटवर्क का प्रोग्राम A to Z। मैं हूं आपका मेज़बान सालिक मजीद। बात करेंगे शहजाद चुगताई साहब के साथ। सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार हमारे साथ मौजूद हैं। आज के मौज़ूआत होंगे सबसे पहले ओबोर यानी कि वन बेल्ट वन रोड, जो चीन का एक आलमी ताकत बनने का नया मनसूबा सामने आया है और उस पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज़ शरीफ ने तफसीली दौरा भी किया है। अब इस मनसूबे के ख़द्दो-ख़ाल क्या हैं, चीन आलमी क़ुव्वत किस तरीके से उभर कर सामने आना चाहता है और कौन से ऐसे 65 ममालिक हैं जिनके साथ वो अपने रास्ते और अपने रूट्स को ज़्यादा वसअत देना चाहता है और अपनी इकॉनमी को और अपनी करेंसी को ज़्यादा गालिब हैसियत दिलाना चाहता है, इसका अहाता करेंगे। इसके बाद प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे कराची की सियासत के हवाले से। कौन सी जमात कराची की सियासत पर गलबा हासिल करना चाहती है और किस हद तक उसकी कोशिशें कामयाब हो रही हैं। इस वक्त रैलियाँ और धरने हो रहे हैं, एहतजाज करके अवाम की हिमायत हासिल करने की कोशिश की जा रही है और इसमें कौन कितना कामयाब है इसका जायज़ा लेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे PIA के इत्यादे से जो मनशियात बरामद हुई बरतानिया में, और ज़ाहिर है कि कौमी एयरलाइन के साथ ये वाक़या जुड़ गया है और इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए कि कौन कौन इसके ज़िम्मेदार हैं। इस पर बात करेंगे कि ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं और इसके पीछे क्या साजिशकार फरमा है, पाकिस्तान को क्यों बदनाम किया जा रहा है। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं ओबोर के साथ। शहजाद चुगताई साहब, पहले हम CPEC सुन रहे थे, हम कह रहे थे कि $56 अरब की सरमायाकारी पाकिस्तान में आ रही है, ये बहुत बड़ी हमारी कामयाबी है। ऐसे वक्त में जब दुनिया का कोई मुल्क या बाहर से जो लोग थे सरमायाकार, वो पाकिस्तान आते हुए और यहाँ पे सरमायाकारी करते हुए कतरा रहे थे, घबरा रहे थे, ख़दशात थे, वसवसे थे, तो चाइना आगे बढ़ा और चाइना ने कहा कि वो तमाम रिस्क उठाने के लिए तैयार है और यहाँ पे सरमायाकारी करेगा। अब पता चला है कि चाइना सिर्फ पाकिस्तान में CPEC नहीं बना रहा बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर उसकी नज़रें हैं और वो 6 मुख्तलिफ रूट्स के ऊपर काम कर रहा है और एक रूट उसमें से पाकिस्तान से गुजरता है, बाकी रूट्स को वो 65 ममालिक तक लेके जाना चाहता है। तो ओबोर जो सामने आया है, वन बेल्ट वन रोड, इसको वैसे तो कहा जा रहा है कि एक खित्ता और एक सड़क, हालांकि वो बात समझ में नहीं आती। ये कहा जा सकता है कि एक पट्टी और एक रास्ता। तो इसके बारे में हम क्या जानते हैं और ये मामला जो है वो चाइना को सुपर पावर की हैसियत से अमेरिका से आगे लेके जाएगा। असल लड़ाई अमेरिका और चाइना की हो रही है, तो इसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे मुल्कों का क्या किरदार और क्या मुस्तकबिल है। देखें, हमारा तो मुस्तकबिल बहुत ज़्यादा ताबनाक है और आपने देखा होगा कि सन 2000 के बाद जो हमारे यहाँ 9/11 के बाद जो सूरत हाल है और हमारे सरमायाकारी तकरीबन ख़त्म हो गई थी, हमारे बैंकारी ख़त्म हो गई थी। हमारे बैंक अब कर्ज़ा देने के अलावा कोई काम करते नहीं, कर्ज़ा भी गवर्नमेंट को देते हैं, कोई यानी कि कारखाने लगाने के लिए, सनतें लगाने के लिए बैंक अब कर्ज़ा नहीं दे रहे। तो सूरत हाल हमारे यहाँ बड़ी मायूस कुन थी, हमारे यहाँ नई सनतें नहीं लग रही थी, हमारे यहाँ सरमायाकारी नहीं आ रही थी, ख़ास तौर पर FDI जो है डायरेक्ट फाइनेंसिंग आपके मुल्क में वो नहीं हो रही थी। तो अब ये जो CPEC है, इससे बड़ी उम्मीदें बंधी हैं और बड़ी तवक्कात कायम हुई हैं। और आपने ज़िक्र किया कि चीन जो है वो पहले तो यानी कि इतलात ये थी कि सिर्फ पाकिस्तान में सरमायाकारी हम समझ रहे थे कि शायद सिर्फ हमारे लिए कर रहा है। तो अब ये पता लगा है कि वो कई और ममालिक में भी और कुछ 6 CPEC जैसे 6 प्रोजेक्ट हैं जो जिन पे वो सरमायाकारी करना, CPEC से भी बड़े। हाँ, CPEC से ही बड़े। और सिल्क रोड है, उसके अलावा ये बाकी वन बेल्ट और वन रोड का प्रोजेक्ट है। तो इसके लिए उन्होंने 900 अरब जो है ना, उसकी वो मंजूरी पहले ही दे दी है इन प्रोजेक्ट्स के लिए। तो 900 अरब डॉलर, जी हाँ। तो 900 अगर डॉलर को आप कन्वर्ट करें तो 900 खरब रुपए जो है वो उसकी सरमायाकारी कर रहे हैं। अच्छा, फिर ये कि अब ये सवाल सबसे पहले किया जा रहा है और ये बात हो रही है कि भाई चीन ये क्यों कर रहा है। तो आपको याद होगा कि जब वो हिंदुस्तान पे कब्ज़ा हुआ था तो जो हमारे साम्राज्य था और जो ब्रिटिश जो थे वो इसी रूप में, जो रूप अब चीन धार रहा है, इसी रूप में वो यहाँ पे, आप अंग्रेज़ों की बात कर रहे हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी इसी रूप में उन्होंने उससे आलमगीर से इजाज़त ली थी पाकिस्तान बरसग़ीर में सरमायाकारी करने की। और कराची में भी सबसे पहला जो बिस्किट फैक्ट्री कायम हुई थी वो अंगोरों ने कायम की थी।
तो गालबन इंग्लिश बिस्किट फैक्ट्री थी। तो कहने का मकसद ये है कि वही रूप चीन धार रहा है, और चीन अब इस वक्त जो है, चीन की निगाह जो है वो यानी इस वक्त एक सुपर पावर है जिसका नाम अमेरिका है, लेकिन उसकी जगह उसको रिप्लेस करना चाहता है, उसका मुतबादिल बनना चाहता है। अब चीन जो है सुपर पावर बनना चाहता है, और सुपर पावर बनने के लिए और बालादस्ती कायम करने के लिए वो ऐसा नहीं कर रहा कि कोई जंग कर रहा है या किसी को थ्रेट कर रहा है या किसी मुल्क पे कब्ज़ा कर रहा है, बल्कि वो तिजारत के ज़रिए आगे बढ़ रहा है। और ये इसमें एक पाकिस्तान मुल्क नहीं, इसमें 65 कंट्रीज। आपने तो बात की ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले से, तो लोग कहते हैं कि जो साम्राज्य था या जो उस वक्त का बरतानिया, ताज बरतानिया और उसके बाद फिर अमेरिका, तो इनका जो अंदाज़ था, चाइना का अंदाज़ उनसे बहुत मुख्तलिफ है, और इस फ़र्क को समझने की बड़ा हम्बल है कि चाइना बाकी मुल्कों में ग़ुलाम बनाने नहीं जा रहा लोगों जी जी, वो वहाँ पे कॉलोनी नहीं बना रहा, दोस्ताना तजारती माहौल पैदा करने जा रहा है, और वो तजारत के ज़रिए जो है वो उनको भी फ़वायद पहुँचाना चाहता है और उन फ़वायद को खुद भी समेटना चाहता है। तो ये बड़ा फ़र्क है जिससे साम्राज्य और अमेरिका जैसे मुल्क जो हैं वो खौफजदा हैं। दो मुल्क हैं, अब दो मुल्क हैं जिनकी सबसे ज़्यादा आबादी है। एक इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है, तकरीबन चीन के बराबर हो गई है, और चीन की आबादी बहुत ज़्यादा है। इंडिया की 101 अरब और 24 करोड़ है, चीन की मोरलेस इतनी है, क्योंकि चीन ने बर्थ कंट्रोल किया है, इस वजह चीन की आबादी ज़्यादा नहीं बढ़ सकी। लेकिन इंडिया में बर्थ कंट्रोल है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल 2.5% है, तो वहाँ की आबादी बढ़ रही है और चीन के मोरलेस नज़दीक आ गई है। तो आप ये देखें कि इंडिया के बारे में ये होता है कि जी इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, और मोदी साहब कहते हैं कि जी हम सुपर पावर हैं, हमें सुपर पावर माना जाए, और ये वो इंडिया सुपर पावर है। लेकिन चीन ने कितना खूबसूरत हल निकाला है कि अपनी आबादी को उन्होंने यूटिलाइज़ करने का और फैलाने का फ़ैसला किया है। तो अब ये जहाँ 65 मुल्कों में, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल है, बरसग़ीर शामिल है, जिसमें आपका मिडल ईस्ट है, पूरा जनूबी एशिया है, ये मिडल ईस्ट, यानी वो यूरोप तक भी जा रहे हैं, वो अफ्रीका तक भी जा रहे हैं, रूस भी है उसके अंदर, वो श्रीलंका तक भी जा रहे हैं, जकार्ता तक भी जा रहे हैं। श्रीलंका में ये तो उनका प्लान है। अच्छा, गवादर प्लान, यानी कि सिर्फ ये नहीं है कि चीन जो है वो गवादर की बंदरगाह को डेवलप करना चाहता है या लेना चाहता है। श्रीलंका में भी चीन का यही प्रोजेक्ट है, और अफ्रीकी ममालिक में भी चीन के पास 1-2 बंदरगाहें हैं। तो चीन कई बंदरगाहों पर अपना एक्सेस जो है बढ़ाना चाहता है। तो जहाँ भी यानी कि रोड जाएगी, सड़क जाएगी, ये बेल्ट जाएगी, जो वन रोड वन बेल्ट की आप बात करते हैं, तो जहाँ भी ये रास्ता जाएगा वहाँ चाइनीज़ जाएंगे और चाइनीज़ मजदूर जाएंगे और चाइनीज़ आबादी जाएगी। तो वो ये कि उन्होंने उनके पास आबादी बहुत है। अच्छा, अगर ये इतना बड़ा मंसूबा है और इससे इतने फ़वाइद हैं, सारे मुल्क इसमें राज़ी हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, तो भारत इसके ख़िलाफ़ क्यों है और वो इसका बाइकाट क्यों करके गया? देखें, वो तो भारत तो इसके ख़िलाफ़ यूँ है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भारत का आका है वो अमेरिका। तो अब चीन जो है वो सुपर पावर यानी वन सुपर पावर बनने जा रहा है, और वो क्या कहते हैं उस पर यानी कि पूरा भी उतरता है, और उसके पास बहुत ज़्यादा सलाहियत है और तिजारत की सलाहियत बहुत ज़्यादा है। उसके पास क्या कहते हैं जो उसके सनती प्रोडक्ट है उसको वो फैलाना चाहता है। अबंडेंस वहाँ पे प्रोडक्ट तैयार हो रही हैं और वो अपनी मार्केट को एक्सपेंड करना चाहता है। तो ये अमेरिका कैसे बर्दाश्त करेगा कि चीन जो है सुपर पावर बन जाए और चीन जो है कांस्टेबल बन जाए पूरी दुनिया का, और चीन यानी वो अमेरिकी इशारों पे नाच रहा है इस वक्त इंडिया, और वो रस्ता दो चीज़ें, एक तो अमेरिकी इशारों पर तो हैं, फिर चीन की और इंडिया की पुराना झगड़ा है, पुराना तनाज़ा है, उनके दरमियान एक जंग हो चुकी है। तो वो मतलब चीन और इंडिया ऐसे ही खड़े हैं जैसे पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं, इस तरह चीन और इंडिया भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं। फिर ये कि इंडिया का मौक़िफ़ ये है कि ये यानी इंडिया को जो तशवीश है सबसे ज़्यादा, और जो अमेरिका को भी तशवीश है कि ये जो आपका बहरे हिंद जो है ना, वो कहते हैं कि इस पे चीन जो है ये सारा जितना प्लान कर रहा है, तो ये बहरे हिंद और इसके जो इतराफ़ के इलाके हैं उन सारे इलाक़ों पर कंट्रोल हासिल करने के लिए, अपना तसल्लुत कायम करने के लिए चीन ये प्रोजेक्ट लेके आ रहा था। इंडिया इस वजह से ख़िलाफ़ है। इंडिया को दावत दी गई थी, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें हमारे वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ गए और अमेरिकी सदर गए, और कोई तकरीबन 188 मुल्कों के वहाँ नुमाइंदे गए, और उनकी लेकिन इंडिया ने उसमें बाइकाट किया। इनकी कंपनियाँ, इंडिया को बुलाया गया था, ये नहीं है कि इंडिया ने बाइकाट किया उसका। जो मैं समझता हूँ कि चीन, तो इंडिया खुद ही आइसोलेशन में जा रहा है, आइसोलेशन में जा रहा है। चीन इंडिया के अंदर जो है अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है,
अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट वहाँ वो लेके आ रहा है, वो इंडिया को कर्जा भी दे रहा है। अच्छा, फिर इंडिया को उन्होंने यहाँ तक पेशकश की है कि भाई हम, आप जैसे कि सीपैक बना रहे हैं, ऐसे आपके लिए भी हम एक प्रोजेक्ट बना देते हैं और आप उसमें आएँ और उसमें शिरकत। यानी वो चाइना का तो ये कहना है कि दुनिया के सारे ममालिक के लिए ये ओपन है और इसमें कोई भी शामिल हो सकता है। नहीं, इंडिया को बाकायदा पेशकश की है उन्होंने, यहाँ तक कहा है कि अगर आपको इस पे एतराज़ है, ये सीपैक के नाम पे एतराज़ है, तो हम वो भी चेंज कर देते हैं। वो तो वहाँ के सफ़ीर ने बात की। अच्छा, चलें इस पर मज़ीद भी बात करते हैं। ये बताएं कि जो सीपैक है पाकिस्तान में और ये जो ओबोर है, इसके बारे में हमारे अवाम को या हमारे सियासतदानों को, हमारे पार्लियामेंटेरियंस को कितना सच बताया जा रहा है और कितनी चीज़ें आप समझते हैं कि इसमें जो है वो छुपाई जा रही हैं? देखें, बात यह है कि आपके मुल्क में जब भी कोई अच्छा काम होने जाता है तो लोग उसके मुखालफिन तो पैदा हो जाते हैं, और बाज़ लोग मुखालफत करते हैं, और बाज़ लोग जो है वो किसी के इशारे पे यानी लॉबीज़ होती हैं। इंडिया की लॉबीज़ यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो अभी हड़ताल हुई है हमारे यहाँ, इसमें 50 अरब का, तो मतलब सीधा साधा गुड्स ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, जिससे बंदरगाह रुक गए। 50 अरब का सीधा साधा नुकसान हुआ है, और 214 अरब रुपए की ट्रांजेक्शन जो है वो नहीं हुई है। और आपके यहाँ जो दरामदाद हैं वो दरामदाद और बरामदाद डेली जो है 23 अरब रुपए की है डेली की। तो ये जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि ये यानी इसकी जिस तरीके से प्लानिंग हुई है और जिस तरीके से ट्रांसपोर्टर्स को उकसाया गया है, जो भी किया गया है, तो उसके नतीजे में ये मैं समझता हूँ इसमें राह मुलविस है, ये इंडियन साजिश है। और इस हड़ताल में मुझे 101% यकीन है। और पाकिस्तान में जो भी साजिश होती है जिससे हमारी मईशत को नुकसान पहुँचता है, जिससे हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचता है, जिससे हम ये देखें ना, इसका स्केल देखें, इसका इम्पैक्ट कितना है कि आपके यहाँ जो हज़ारों कारखाने जो है ना इस वक्त स्टैंड स्टिल हो गए, बंद हो गए, क्योंकि वहाँ पे माल रखने की गुंजाइश ही खत्म हो गई। उनके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो ओवरफ्लो हो गई। देखें, अब आपने प्रोड्यूस कर लिया, कहाँ भेजें? जो हाँ माल आ नहीं रहा बंदरगाह से, बहुत सारे मामला जो है बंदरगाह पे सूरत ये है कि बंदरगाह पे इस वक्त जो उन्होंने KPT का जो प्राइवेट टर्मिनल है, उस टर्मिनल पे तो गुंजाइश बिल्कुल ख़त्म हो गई। उसके बाद उन्होंने एक इजाफी उनको जगह दी कि आप माल यहाँ रख लें, वो भी ओवरफ्लो हो गई। चलें, इसमें तो मैं बात करूँगा, लेकिन ये बताएं कि ये जो मामले हैं कि ये जो कर्जे दिए जा रहे हैं सीपैक के मंसूबे मुकम्मल करने के लिए, कहते हैं कि जी ये बड़े सस्ते दिए जा रहे हैं, लेकिन जब इसकी तफसीलात मांगी जाती हैं हुकूमत से या चाइना की हुकूमत से, तो दोनों ही मामलात पे दाएँ बाएँ शाएँ करते हैं, चीज़ें बताते नहीं हैं। तो उससे ये खदशा है कि ये कर्जे जो हैं सस्ते नहीं हैं, सॉफ्ट लोन नहीं हैं, इनके अंदर बहुत सारे जो है वो महंगे कर्जे भी हैं, और ये भी नहीं पता कि कल को ये किस तरह डील मैच्योर होगी, ये डॉलर्स में होंगे या ये चाइनीज़ येन में जाके होंगे। देखें, IMF ने बहरहाल इस पे तो तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने ये तो कहा है कि ये जो पाकिस्तान के लिए रीपेमेंट करना बड़ा मसला बन जाएगा, और ये बहुत ही क्या मार्कअप इसमें बहुत ज़्यादा है और बहुत हैवी करते हैं, और पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुँचेगा। लेकिन ये कि ये आप देख रहे हैं कि हमारा मुल्क तो चली कर्ज़ों पर आए, और अब हम अगर चीन से कोई कर्ज़ा ले रहे हैं तो उस पर तो इतने एतराज़ हो रहे हैं, लेकिन अगर हम IMF से कर्ज़ा लेते हैं या दूसरे मुल्कों से कर्ज़ा लेते हैं, यूरोपीय यूनियन से लेते हैं, या जो और आलमी बैंक, वर्ल्ड बैंक है और एशियन बैंक है, तो उनसे अगर हम कर्ज़ा लेते हैं, ठीक है, उसमें मार्कअप कम है, लेकिन ये वो कर्ज़ा तो है, तो रीपेमेंट तो ज़ाहिर है कि अच्छा। फिर ये कि इस वक्त तो सबसे समझते हैं कि इसमें मज़ीद तफसीलात सामने आनी चाहिए। जो चाइना से ये बात अगर आप कर रहे हैं कि चाइना से आप कर्ज़ा ले रहे हैं और रीपेमेंट कैसे करेंगे, तो आप ये देखें कि इस वक्त जो हमारे शेड्यूल बैंक हैं, जो हमारे ये प्राइवेट बैंक हैं, ये इनसे दोनों गवर्नमेंट्स, चार प्रोविंशियल गवर्नमेंट, एक फेडरल गवर्नमेंट, और हमारे जितने भी इदारे हैं, इवन PIA और जितने भी स्टील मिल वगैरह, तो स्टील मिल को तो शायद अब कर्ज़ा वो कोई बैंक दे भी नहीं रहा, लेकिन ये कि जो इदारे कर्ज़ा ले रहे हैं तो वो 18% तक पे कर्ज़ा ले रहे हैं, बहुत महंगे करते हैं। तो अच्छा, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, लेकिन मैं ब्रेक पे जाने से पहले एक मुख्तसर सा आपसे जवाब चाहूँगा। ये आसिफ ज़रदारी साहब कह रहे हैं कि मैंने ज़्यादा दौरे किए थे नवाज शरीफ से और इन हुक्मरानों से, और ये सीपैक जो है ये तो हमारा है, हमारा ख्वाब था, और ये बलोचों का ख्वाब था, और उनको हम देंगे। तो वो सही कह रहे हैं, और ये क्रेडिट उनको मिलना चाहिए था, ये इस गवर्नमेंट का क्रेडिट है? देखें, ये तो मुशर्रफ साहब ने भी कहा कि मैं उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था कुछ दिन पहले, तो मुशर्रफ साहब ने कहा कि ये जो सीपैक है ये मेरा प्रोजेक्ट था। उसके बाद आसिफ ज़रदारी आए, वो कहते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट है,
और अब यानी इस हुकूमत का क्रेडिट तो ये है कि जिस हुकूमत के दौर में अगर स्टील मिल 58 से प्लान हुआ था, तो अब वो आके ज़िया-उल हक़ साहब ने उसका इनॉग्रेशन किया, ज़िया-उल हक़ के दौर में वो कंप्लीट हुआ, तो क्रेडिट तो ज़िया-उल हक़ ले गए ना। हालांकि वो शुरू अय्यूब खान के दौर में शुरू हुआ था, फिर भुट्टो साहब ने भी उस पर काम किया। तो मेरे कहने का तो मकसद ये तो पूरे पाकिस्तान का क्रेडिट है, तो पूरे पाकिस्तानियों को क्रेडिट मिलना चाहिए। और इसमें ज़ाहिर है कि चाइना अपने इंटरेस्ट में बना रहा है, पाकिस्तानियों को इससे इस बहस में नहीं जाना चाहिए कि किसका क्रेडिट है, किसने ज़्यादा काम किया, किसने कम किया। लेकिन पाकिस्तान में एक मनसूबा आ रहा है तो सबको इस पर खुशी का इज़हार करना चाहिए, इसके खिलाफ खामखा का प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो जायज़ सवालात हैं उनका जवाब मांगा जाता है तो वो हुकूमतों को देना भी चाहिए। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। यहाँ वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। हाजिर होते हैं चंद लम्हात के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान नेटवर्क का प्रोग्राम ए टू जी। मैं हूं आपका मेज़बान सालिक मजीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम शहजाद चुगताई साहब से बात कर रहे थे ओबोर के हवाले से, और प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कराची की सियासी सूरत हाल के हवाले से। कौन सी सियासी जमात यहाँ पे गलबा चाहती है और किसकी पोजीशन जो है वो दूसरे से बेहतर है, या सब जमातों की पोजीशन जो है वो गैर यकीनी है, गैर वाज़ेह है, इसका जायज़ा लेंगे। शहजाद साहब, क्या लगता है आपको, सारी सियासी जमातें अवामी हमायत हासिल करने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, एहतजाज हो रहा है, अवामी मसाइल को उजागर किया जा रहा है, पानी, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने बुनियादी मामलात हैं, शहर में मसाइल हैं, उनके ऊपर फोकस कर लिया सब जमातों ने। कोई धरने दे रहा है, कोई लॉन्ग मार्च कर रहा है, कोई वज़ीर आला हाउस तक जाना चाह रहा है। तो ये जो एहतजाजी सियासत कराची में शुरू हो गई है, या आप समझते हैं अब इंतखाबात तक ऐसे ही चलेगी, इसमें तेज़ी आएगी, या इस वक्त जो है वो कोई ख़ास मोमेंटम बना के कोई एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश हो रही है? देखिए, बुनियादी तौर पे तो ये है कि 2018 के जो इलेक्शन 11 मई 2013 को इलेक्शन हुए थे, तो अब इलेक्शन की डेट है 11 मई 2018। तो अब ये उसमें ज़्यादा कोई टाइम रह नहीं गया है। आज मेरे ख्याल से आपने इलेक्शन की डेट कैसे दी थी? 2011 मई को हुए थे ना, 11 मई 2018 में तो 5 साल इस हुकूमत के पूरे होंगे, तो 5 पूरे साल भी नहीं होंगे, पूरे हो जाएंगे। हुकूमत तो 5 जून को आई, 5 जून को आई है, तो गवर्नमेंट 5 जून को आई ना, इलेक्शन तो आपके 11 मई को हुए थे ना। तो ठीक है, टेकर आएगी ना, तो नहीं, ज़ाहिर है केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, और फिर वो अगर आपके मुल्क में इलेक्शन होंगे सितंबर तक, मतलब अभी कोई अगस्त सितंबर तक इलेक्शन होंगे, 5 जून की अगर डेट ली जाए या 11 मई की, तो कहने का मकसद ये है कि ये इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गई है। और जो हमारे आसिफ जरदारी साहब हैं, साबिक़ सदर, वो मैदान में उतर गए हैं, कभी पंजाब जा रहे हैं, कभी पेशावर जा रहे हैं, अब बलूचिस्तान भी उन्होंने जाने का ऐलान किया है। तो सारी सियासी जमातें वो अपने इंतखाबी प्रोग्राम के साथ वो आ गई हैं और मैदान में आ गई हैं। और मैं समझता हूँ कि जो अब जो हमारा कराची की जो सूरत हाल उस पर बताएं। कराची की देखें, कराची में तो एक दूसरी सूरत हाल है। कराची में इलेक्शन की तैयारियां नहीं है। कराची में एक जो वैक्यूम पैदा हुआ है, जो 22 अगस्त को जो वाक़या हुआ था कराची प्रेस क्लब में, उस वाक़े में के बाद जो वैक्यूम पैदा हुआ था, जो खिला पैदा हुआ था, उस खिला को पूरा करने के लिए एक तो MKM के 5-6 धड़े हैं, PSP, MKM पाकिस्तान, MKM लंदन, महाजिर कौमी मूवमेंट, और एक कोई, तो 5 ये PSP के इसके धड़े हैं MKM के। तो ये इनके दरमियान एक लड़ाई है, जंग है इनके दरमियान कि भाई ये कराची का मैंडेट किसको मिलेगा। ज़ाहिर है कराची, अभी जो कराची का मैंडेट है उसका नुमाइंदा कौन है? कराची का मैंडेट तो देखें इस वक्त तो, अगर वैसे तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन कराची का मैंडेट तो MKM पाकिस्तान के पास, जो असेंबली में बैठे हुए हैं, जो असेंबली में बैठे हैं, जो नेशनल असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबली में और बल्दियाती इदारों में बैठे हैं, तो वो उस तो कराची के इस वक्त के जो नुमाइंदे हैं मैंडेट के, वो फारूक सत्तार साहब हैं। ठीक है, अच्छा, अब उसमें जो है क्या कहते हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अभी एक रैली निकाली और मिलियन मार्च का ऐलान किया, और फिर ये कि वो उनको फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बड़े खूबसूरत तरीके से रेस्क्यू कर लिया, और क्या कहते हैं वो रैली जो थी। लेकिन फारूक सत्तार पे तो एतराज़ उठाया जाता है ना कि जो सीटें आपने ली थी वो आप फारूक सत्तार को लोगों ने वोट नहीं दिए थे। देखें, MKM लंदन और MKM पाक सरजमीन पार्टी PSP, इन दोनों का मौक़िफ़ ये है इस मामले में, हालांकि दोनों एक दूसरे के बहुत ख़िलाफ़ हैं, इन दोनों का मौक़िफ़ ये है कि फारूक सत्तार और उनके साथी MNA MPA जो हैं वो रिज़ाइन करें,
क्योंकि मैंडेट उनका नहीं है, मैंडेट MQM लंदन का है, ये मैंडेट MQM लंदन को मिला था। तो वो रिज़ाइन करें और उसके बाद फिर जो भी इलेक्शन हो, जो उसमें जीत जाए वो कराची का नुमाइंदा है। लेकिन बहरहाल ये कि जो MNA MPA जीते हैं, चाहे वो किसी MQM पाकिस्तान में हैं या उनकी हमदर्दियाँ MQM लंदन के साथ हैं, लेकिन वो यानी कि उनके पास मैंडेट तो है ना। तो और ये जो कराची का आम सियासी कारकुन है जो पहले MQM लंदन के साथ था या उसके बाद अब हिस्से बुखरे हो गए, तो वो इस वक्त कहाँ खड़ा है, उसके पास क्या ऑप्शंस हैं और उसके पास कितने सेफ़ एंड साउंड रास्ते हैं आगे सियासी सफ़र जारी रखने के लिए? देखें, जो MQM लंदन का जो कारकुन है उस पर तो बहुत बुरा वक्त है। मैं समझता हूँ कि MQM लंदन से हमदर्दियाँ रखने वालों की तादाद तो इस वक्त कम नहीं होगी, लेकिन ये कि उस MQM लंदन को ओन करने वाला आज कोई नहीं है पब्लिकली, क्योंकि जो आपने देखा कि जहाँ भी MQM लंदन का नाम आता है वहाँ गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाती हैं। इवन इस्लामाबाद में जो है वो MQM लंदन के यानी कि उनको डिक्लेयर किया गया कि जी ये MQM लंदन के कारकुन है। हालांकि वो एक हाउसिंग सोसाइटी थी, उसका झगड़ा था, जो दूसरा ग्रुप था वो उस पर कब्जा करना यानी सब मुश्किल वक्त था उनके लिए। हाँ, तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर आपकी पाकिस्तान में किसी दुश्मनी है, किसी से झगड़ा है, तो वो और स्कोर आप सेटल करना चाहते हैं तो आप उसको MQM लंदन का कारकुन डिक्लेयर कर दें, वो पुलिस उसको गिरफ्तार कर। माजी में इस तरह सूरत रही, अल-जुल्फ़कार रही या इस तरह की तंजीमें रही, तो उन्होंने कहा जी इनका ताल्लुक इनसे जोड़ दें तो हिसाब बराबर। तो MQM लंदन का तो इस वक्त मैं समझता हूँ कोई वजूद है ही नहीं। तो अब MQM लंदन इस वक्त जो मौजूद है वो MQM पाकिस्तान की सूरत में वो मौजूद है। उनके MPA MNA कारकुनों की हमदर्दियाँ, ये जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने इतना बड़ा मिलियन मार्च का दावा किया था और उसके बाद ये जो कुछ हुआ है, तो ये आपकी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक था, तवक्कुआत के कम था या तवक्कुआत से बढ़कर लोग आए? देखिए, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो मिलियन मार्च का ऐलान किया था, मैं समझता हूँ कि उनको ये ऐलान करना नहीं चाहिए था, क्योंकि उसमें मिलियन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता और बहुत कम लोग थे। मतलब ये कि इतने कम लोग थे कि लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि इतने कम लोग होंगे। तो ये यानी कि मिलियन मार्च इस शहर में पहले भी होते रहे हैं ना, दावा किया जाता है, जमात इस्लामी ने किया था बहुत बड़ा मिलियन। जमात इस्लामी ने जो मिलियन मार्च का ऐलान किया था उसकी क़यादत की थी जमात इस्लामी के अमीर सिराज साहब ने, और वो उसमें बहुत लोग थे। नहीं, माजी में तो काजी हुसैन साहब के दौर, काजी हुसैन साहब का भी। तो मेरे कहने का मकसद ये कि जमात इस्लामी के शो को तो आप नहीं कह सकते कि वो उसमें लोग नहीं होंगे। आप समझे नॉन सीरियस ऐलान था ये मुस्तफ़ा कमाल का नॉन सीरियस ऐलान था, और ये इसका आइडिया उन्होंने नुकसान हुआ जमात इस्लामी से नहीं, नुकसान तो उनको नहीं हुआ और उनको तो रेस्क्यू कर लिया ना सिंध गवर्नमेंट, लाठी चार्ज और ये सारा ड्रामा करके उनको रेस्क्यू कर लिया और वो अब आराम से। अब आफाक अहमद भी आ गए मैदान में दोबारा। अब आफाक अहमद भी मैदान में आए। इनका क्या मुस्तकबिल? अच्छा देखें, मेरी ज़ाती राय ये है कि अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त आफाक अहमद जो MQM हकीकी तो इंतखाबी जमाती नहीं है, और इसने कभी अगर इलेक्शन लड़ा तो उसमें कोई कामयाबी भी हासिल नहीं की है। तो आफाक अहमद इक्का दुक्का नशिस्तें नहीं, अभी परसों उन्होंने जी हाँ कम नशिस्तें नहीं, अब परसों उनका इलेक्शन वो जलसा है गालिबन RCD ग्राउंड में मलीर में 19 तारीख को। तो अब पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब ने मिलियन मार्च किया, अब आफाक अहमद मैदान में आ गए। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये कि ये दोनों पार्टियां इंतखाबी पार्टियां नहीं हैं। इनके लिए तो स्लोगन चल रहा है, मैं देख रहा था कहीं पे लिखा भी हुआ था कि महाजरों के रहबर आफाक अहमद, तो ये रहबर मान लिए गए इस वक्त? नहीं, देखिए साबित होगा अब। देखें, ये तो अगर आफाक अहमद को आपको याद होगा कि आमिर खान को MQM में शामिल किया गया, उनसे कहा गया, वो MQM में चला गया, अब MQM के लीडर हैं। आफाक अहमद को भी दावत दी गई थी कि आप MQM में आ जाएं और MQM का हिस्सा बन जाएं। कुछ ऐसी बातें हो रही हैं, कुछ ऐसी अफवाहें उड़ रही हैं, कोई ऐसी इतलात आ रही हैं कि जुलाई में MQM के कायद अल्ताफ़ हुसैन सियासत से रिटायर हो जाएंगे और आफाक अहमद जो है MQM में शामिल हो जाएंगे और आफाक अहमद चेयरमैन या कायद MQM पाकिस्तान के होंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो MQM के धड़े हैं इस वक्त, PSP है, MQM हकीकी है, MQM पाकिस्तान है, MQM लंदन तो उसमें शामिल नहीं है। तो ये पाकिस्तान के अंदर जो महाजरों के नाम से या MQM के नाम से जो लोग सियासत कर रहे हैं, उनके दरमियान इत्तेहाद की बातें तो आपने सुनी होगी कि भाई इनके दरमियान अलाइंस होने वाला है, इत्तेहाद होने वाला है।
लेकिन लंदन में भी कोई एक्टिविटी हो रही है, वहाँ पे डॉक्टर साहब बैठे हैं, इशरत साहब, साबिक गवर्नर साहब, दुबई में और फिर लंदन में तो और ये भी इत्तलात आ रही है कि वहाँ भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो ये एक बहुत सारे मामला चल रहे हैं और बहुत सारे। परवेज़ मुशर्रफ साहब का भी शुरू में नाम आया था कि लोग उनसे रब्ता कर रहे हैं कि शायद वो संभाल लें सारे धड़ों को। जी हाँ, उन्होंने फिर इनकार कर दिया था, लेकिन मेरे ख्याल से परवेज़ मुशर्रफ भी इसमें कहीं ना कहीं हैं, मौजूद हैं। तो ये सारी बातें तो हो रही हैं, लेकिन MQM पाकिस्तान जो है ना वो नहीं चाहती, क्योंकि नुमाइंदा वो है, मैंडेट उसके पास है। तो MQM पाकिस्तान किसी तौर पे ये नहीं चाहती कि ये इत्तेहाद हो, MQM पाकिस्तान उसमें शामिल नहीं होगी। तो नतीजा ये है कि ये इत्तेहाद नहीं होगा। अगर होगा भी तो वो फेल हो जाएगा, नाकाम हो जाएगा। दूसरी बात ये कि अगर इस पे यानी कि MQM पाकिस्तान की कोशिश ये है, वो इस पे जाना चाहते हैं कि एक वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो बन जाए, जो MQM के धड़े हैं। आपको लगता है ये सारी एफर्ट्स जो हो रही हैं इसके बाद कराची का मैंडेट जो है वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट हो जाएगा? प्रो एस्टैब्लिशमेंट जो धड़ेबंदियाँ हो रही हैं उसके साथ कराची का वोटर खड़ा होगा, या जो एक मिजाज चला आ रहा है मादर मिल्लत के दौर से कराची का कि अयूब खान के भी खिलाफ रहे, मादर मिल्लत को जिताया, और उसके बाद से मुख्तलिफ अदवार में जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट का एक मूड रहा कराची का, तो मूड बदला है कुछ? देखें, अब ये है कि MQM पाकिस्तान अगर अपने तौर पे इलेक्शन में जाती है तो मैं समझता हूँ MQM पाकिस्तान इतनी कामयाब नहीं होगी। आवाग अहमद और PSP ये इंतखाबी जमातें नहीं हैं और ये इनका कोई स्कोप नहीं। अब आप ज़रा दूसरी तरफ देखें कि कई जमातें ऐसी हैं कि पीपल पार्टी ने तो गालिबन तय कर लिया है कि ये सारी सीटें हमारी हैं और हम जीतेंगे। तो कई और पीपल पार्टी जो कराची में तरक्याती काम कर रही है, सड़कें बना रही है और जो प्रोजेक्ट दे रही है और जो पार्क बना रही है और वो मलिक रियाज को एक पार्क दे दिया उसको डिज्नीलैंड बनाने के लिए। तो ये सारी जो इक़दाम कर रही है, तो उसकी कोशिश ये है कि कराची का मैंडेट जो है उसको मिल जाए और कराची के अवाम जो है पीपल पार्टी को वोट दें। और पीपल पार्टी ने साबिक गवर्नर इशरत साहब को बाकायदा दावत दी थी कि वो पीपल पार्टी में शमूलियत इख्तियार करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि पीपल पार्टी को भी इतनी कामयाबी हासिल नहीं होगी। अच्छा, ये जो 3-4 जमातें हैं इनका मुझे बताएं ना मुख्तसर। एक तो ये कि PTI और उसके बाद मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी, फंक्शनल लीग, ये जो जमातें हैं कराची के ऊपर ये समझती हैं ANP कि हम कुछ यहाँ से हिस्सा निकाल लेंगे, MQM के धड़ेबंदियाँ हुई हैं। तो ये कोई आपको लगता है कि कोई मेजर शिफ्ट होने जा रहा है अगले इलेक्शन में? कोई सीटें जो हैं वो MQM की जो हुआ करती थी वो उनसे छिन जाएंगी, दूसरी जमातों के पास चली जाएंगी, या वो इंटैक्ट रहेंगी? देखिए, बुनियादी बात यह है कि आपको यानी कि ये बात मेरे ख्याल से कोई नई नहीं है और आप भी ये जानते होंगे कि पाकिस्तान में इलेक्शन तो इंजीनियर्ड होते हैं। पाकिस्तान में यानी कि फेयर इलेक्शन तो गालिबन कोई ना कोई टेक्नोलॉजी आ जाती है। सन 70 में हुए होंगे। तो अब मतलब ये कि इस्टेब्लिशमेंट जैसे नताइज चाहती है वो इस्टेब्लिशमेंट को नताइज मिल जाते हैं। अब अगर इस्टेब्लिशमेंट ये चाह रही है कि कराची का मैंडेट MQM लंदन को नहीं मिले तो फिर MQM लंदन को नहीं मिलेगा। 2013-11 मई को जो अब कराची में इलेक्शन हुए थे तो उसमें दूसरी बड़ी पार्टी PTI बन के उभरी थी। तो अगर हम यानी कि ये देखते हैं कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं और किसको वोट मिल सकते हैं, तो PTI ने 8 लाख वोट लिए थे, यानी कि वो एक अपसेट था और उस पर सब हैरान थे। गो इमरान खान ने बाज़ हिमाकतें की और ये कराची में आके उन्होंने धावे बोले और जिना ग्राउंड। चलिए आपके पास समझ गया। ये बताएं कि अगले इलेक्शन में कैंडिडेट कराची के सियासत में मैटर करेंगे, या आप समझते हैं कैंडिडेट मैटर नहीं करेगा, जो भी पीछे से एक झंडा पार्टी का उसको मिल जाएगा वो जीतेगा? तो कैंडिडेट का कोई देखें, कैंडिडेट तो आपके बड़े पूरे शहर में पूरे मुल्क को कोई नहीं, कराची को छोड़े ना, आपके पूरे मुल्क में यही है कि कैंडिडेट तो मैटर करते ही नहीं है। आपके पूरे मुल्क में जो है वो जो भी सियासी जमात होती है उसका उम्मीदवार जीतता है, खंबे जीतते हैं आपके मुल्क में। कोई किसी को भी खड़ा कर दें आप तो वो खंबे ही कामयाब वोट है, खंबा वोट है। तो अगर मुस्लिम लीग नून का वोट है, खंबा वोट है, पीपल पार्टी का वोट है, खंबा वोट है, MQM का वोट है। ये ट्रेंड आप समझते हैं भी चलेगा? ये ट्रेंड पाकिस्तान में चलेगा और कम से कम कराची में तो ये इस ट्रेंड से आप निजात हासिल कर नहीं सकते फिलहाल। कोई इतनी टूट फूट के बाद भी आप नहीं समझते? नहीं, मैं नहीं समझता कि इस ट्रेंड में। चलें, इसमें मज़ीद बात करेंगे। यहाँ वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हाजिर होते हैं चंद लम्हात के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान नेटवर्क का प्रोग्राम A to Z। मैं हूं आपका मेज़बान सालिक मजीद। शहजाद चुगताई साहब से बात हो रही है। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे PIA
कि उस तैयारे के हवाले से जिसमें मनशियात बरामद हुई और बरतानिया में पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन के बारे में ज़ाहिर है कि एक बुरी ख़बर और एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जो है वो हमेशा के लिए जुड़ गया है, और उस हमले को जिस अज़ियतनाक वहाँ सूरत हाल से गुजरना पड़ा और पाकिस्तान के साथ अब जो चीज़ें आगे ट्रैवल कर रही हैं इस वाक़े की वजह से वो क्या असरात मरतब करेंगी, हमारे अपने इदारों की कोताहियाँ, गफलत और लापरवाही जो है वो किस हद तक इसके ज़िम्मेदार है, इस पर बात करेंगे। शहजाद साहब, पहले भी 2 दफ़ा हमने डिस्कस भी किया था, यहाँ जहाज़ में से मनशियात बरामद हो गई थी कराची में ही, और उस पर कोई सीरियस एक्शन अगर लिया गया होता तो ये वाक़या शायद ना होता। तो ऐसा लगता है कि उसको सीरियसली नहीं लिया गया था, और ये मुसलसल एक कोई नेटवर्क है, कोई बहुत बड़ा जो इनका ग्रुप है जो चैनल रखता है कि एयरपोर्ट के अंदर भी मनशियात पहुँच जाती है, और एयरपोर्ट के अंदर से वो जिस एयरलाइन में और जिस जहाज़ में वो रखना चाहते हैं वहाँ तक वो रख भी जाते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे फेलवर किसका है, किसकी ये गफलत और लापरवाही शुरू होती है जब ये काम आता है कि मनशियात एयरपोर्ट की हदूद में आई और वो अंदर कैसे आई? देखें, वहाँ लंदन का वाक़या तो आपने देख लिया कि वहाँ पायलट को भी उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया, और जो भी अमला था, कॉकपिट क्रू था और केबिन क्रू था, उनको भी उन्होंने रोका और उनको डिटेन किया। अच्छा, अब वहाँ पे हमारे अमले को क्यों उन्होंने PIA के अमले को क्यों डिटेन किया और क्यों उनके साथ ज़्यादती की और क्यों उनके पासपोर्ट जब्त किए, ये तो खैर इसका जवाब तो जो PIA के अब जो चेयरमैन है, PIA में तो चेयरमैन और PIA के सरबराह तो आपको पता है कि हर 10 वो भी म्यूजिकल चेयर बना हुआ है, चेंज हो जाता है। तो अब PIA के चेयरमैन भी चेंज हो गए, जो जर्मन वो थे MD CEO वो अब नहीं रहे, और उनको कोर्ट ने 1 टाइम जर्मनी जाने की इजाज़त भी दे दी, उनकी जान छूट गई, उनका नाम ECL में था। अब उसके बाद अब नैयर हयात साहब PIA के नए चेयरमैन बने, और उससे ज़्यादा जो ज़िम्मेदारी जो है वो एविएशन डिवीज़न की है, और फिर वज़ीर-ए-आज़म के जो मुशीर हैं, अब नए मुशीर जो हैं मेहताब अब्बासी साहब, उनकी ज़िम्मेदारी है। तो PIA की सबसे बड़ी बदकिस्मती तो ये है कि PIA का सरबराह हमेशा एक ऐसा आदमी बन जाता है जिसने जहाज़ में सफ़र करने के अलावा वो उसने कुछ नहीं किया होता, और वो PIA के बारे में कुछ नहीं जानता, और इवन ये कि उसने नहीं, पहले तो PIA का हेड ऑफिस भी नहीं देखा। ये साबित हो गया कि ये जिम्मेदारी PIA की है। देखें, बात यह है कि ये ज़िम्मेदारी PIA की तो किसी तौर पे है ही नहीं, PIA का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए कि एयरपोर्ट पर जो ज़िम्मेदारी है वो मुख्तलिफ़ इदारों की है। जैसे कि वहाँ पे ASF है, वहाँ पे ANF है, वहाँ पे ये कस्टम इंटेलिजेंस है, और दूसरे इदारे हैं। अब ASF का अलमिया ये है कि ASF सिक्योरिटी करने के बजाय हाउसिंग सोसाइटियाँ बना रही है। ASF हाउसिंग फाउंडेशन के इशार देख रहे हैं, बड़े बड़े चल रहे हैं, कंपेनें चल रही हैं, वो कह रहे हैं बहुत बड़ा काम हो रहा है। अब ASF के जो फोर्स कमांडर हैं, जो पहले फोर्स कमांडर होते थे, अब वो DG हो गए। तो जो ASF के सोहेल साहब, गालिबन उनका नाम है DG साहब का, तो अब सोहेल साहब की तवज्जो तो सारी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पे है कि वो उसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं और उसकी लॉन्चिंग कर रहे हैं, और उसके असल काम पे तवज्जो नहीं है जो होनी चाहिए थी, इसलिए ये सारे वाक़यात हो रहे हैं। असल काम पे तवज्जो नहीं देंगे तो यही कुछ होगा। ठीक है, तो अब नतीजा ये है कि फिर यही होगा कि क्या कहते हैं, जहाज़ों से हिरन निकलेगी, या खुदा न खास्ता थ्रेट भी है कि कोई दहशतगर्दी ना हो जाए, और दहशतगर्दी कराची एयरपोर्ट पे इतनी बड़े पैमाने पे हो भी चुकी है। तो और ASF पहले आपने बात की ना सरदार मेहताब अब्बासी साहब की और चेयरमैन PIA की कि चलें जी ये तो नए नए लोग बदलते रहते हैं और पुराने चले गए हैं। भाई जहाज़ जो है ना तो चेयरमैन PIA के घर से उड़ के गया है, ना वो मेहताब अब्बासी साहब के बंगले से उड़ के गया है। जहाज़ एयरपोर्ट से जाता है, एयरपोर्ट के अंदर पूरी जहाज़ की जो है क्लीनिंग होती है, उसकी क्लियरेंस होती है। वो जिन इदारों की जिम्मेदारी है वो क्या कर रहे थे? सब सो रहे थे, और उनके खिलाफ कोई एक्शन अभी तक हुआ है क्या? माजी में कभी हुआ है? देखिए, पहला वाक़या तो है नहीं, जाहिर है, और ये वाक़या यानी कि तीसरा बड़ा वाक़या है। यानी कि वैसे तो मैं समझता हूँ कि 2-4 किलो तो हेरोइन वैसे ही जाती रहती होगी। पहले एक एयर होस्टेस के लैपटॉप से जो है वो हेरोइन बरामद, तो मतलब ये 2-4 किलो तो हर फ्लाइट में जाती होगी, लेकिन बड़े पैमाने पे, यानी कि पहले जो कोई कितनी 20 किलो, 19 किलो, 10 किलो, तो इस यानी कि अमाउंट में वो जो है हेरोइन बरामद हुई थी। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप एक ये यानी कि आइसोलेट अगर वाक़या था तो फिर आप इसको नज़रअंदाज भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके नतीजे में ये है कि आप नए मेयर्स ले सकते हैं। तो ये यानी कि थोड़े थोड़े वक्फे से
तीसरा ये वाक़या हो गया है। ये जो पिछले साल से इस साल तक जो वाक़यात हुए हैं, इनके दौरान किसी को हटाया गया था उनके ओहदे से, किसी के खिलाफ इंक्वायरी हुई थी, कोई जिम्मेदारी का तयन हुआ था? ना तो ये कि जो पहले जो 2 मरतबा हिरोइन पकड़ी गई पीआईए के जहाज़ में अच्छा ये भी हुआ है कि ये पीआईए के जहाज़ में जो खाली जहाज़ खड़ा होता है, हैंगर में खड़ा होता है, उससे हिरोइन 2 मरतबा जो बरामद हुई थी वो यानी कि जहाज़ के अंदर रखी हुई थी। किसी ने जहाज़ के अंदर कोई ऐसा यानी कि कोई ऐसा ग्रुप है, कोई ऐसा ग्रुप है और कोई ऐसी माफिया है कि जिसने अपना ऐसा रूट बना लिया है कि जो जहाज़ के अंदर ले जाके रख देती है। अच्छा, अब पीआईए जहाज़ की सिक्योरिटी क्लियरेंस ऐसी जगह नहीं कि जाके रख दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो तो जहाँ छुपाई गई है वो तो बाकायदा उसको पार्ट्स को खोल के उसके अंदर रख के सीट के नीचे या किसी जगह वो रख देते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हालांकि पीआईए सिक्योरिटी भी है और सिविल एविएशन की सिक्योरिटी भी होती है। ये जो इदारे हैं आपके, एएनएफ है, आपका जो कस्टम है, इनकी इंटेलिजेंस होती है, इनके पास तो बड़े ये वो सूंघने वाले कुत्ते होते हैं, इनके पास तो हर तरह की मालूमात, और इनका काम ही ये है कि नहीं, और फिर स्कैनिंग मशीन है, स्कैनिंग मशीन है। तो मैं समझता हूँ कि अगर पहले वाक़े के बाद कोई इंक्वायरी कमेटी बैठ जाती है और वो फिर कोई ऐसे इक़दाम सजेस्ट कर देती कि भाई ये आपको कार्रवाई करनी है, तो मैं समझता हूँ कि ये वाक़या नहीं होता। अच्छा, पहला वाक़या हुआ, दूसरा वाक़या हुआ, अब तीसरा वाक़या हुआ। अच्छा, इस पर कभी अदालतों ने नोटिस नहीं लिया? मुकदमात में ये बात नहीं उठी? देखें, ये तो जो मंशियात के या नारकोटिक के जो मुकदमात होते हैं, ये तो यानी कि छोटी अदालतों में चलते हैं और बड़ी अदालतों में ये जाते नहीं हैं। और अब ये जो वाक़या हुआ ये भी लंदन में हुआ है। इस वाक़ये के बाद आप क्या समझते हैं, आप किस को जो है वो सैक कर देना चाहिए या किस के ऊपर जो है वो सवालिया निशान आएगा? नहीं, इसमें देखें, इसमें सैक तो मैं समझता हूँ कि अमले का तो इसमें कोई कसूर है नहीं। जो पायलट है या केबिन क्रू है, चलें, ये तो पीआईए के अमले का कसूर उनका तो कोई ताल्लुक, जिन लोगों ने क्लियर किया जहाज। लेकिन मैं समझता हूँ कि इखलाकी तौर पे जो हमारे डायरेक्टर जनरल एएसएफ हैं उनको कम से कम रिज़ाइन ज़रूर कर देना चाहिए, क्योंकि ये इसकी यानी कि प्राइम जिम्मेदारी जो है। उन्होंने रिज़ाइन कर दिया तो वो हाउसिंग प्रोजेक्ट का क्या होगा? नहीं, वो हाउसिंग प्रोजेक्ट तो वो दूसरे वाले जो आएंगे वो लोगों ने इतनी इन्वेस्टमेंट कर ली है भाई, इतने बड़े उन्होंने कीमती प्लाटों पे और बेंगलोर के ऊपर जो है लोगों ने अपनी जगह पूंजी लगा दी। ये इसका बहरहाल ये कि इसका भी नोटिस लेना चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट को नोटिस लेना चाहिए। और आप समझते हैं सिर्फ एएसएफ को इस्तीफा देना चाहिए, उनके लोगों को जाना चाहिए, या और भी इसमें इदारे बनते हैं? इसमें एफआईए है, इसमें एएनएफ है, इसमें कस्टम्स हैं, ये और बाकी इंटेलिजेंस इदारे हैं। इसमें जो बुनियादी जिम्मेदारी बनती है वो तो एएसएफ की बनती है, उसके बाद कस्टम इंटेलिजेंस की बनती है। और मैं समझता हूँ कि एएसएफ से भी ज़्यादा जिम्मेदारी कस्टम इंटेलिजेंस की यूँ बनती है कि वो जानते हैं कि जो ग्रुप्स काम कर रहे होते हैं वो जानते हैं कि जो माफिया काम कर रही होती हैं और जो उनका तरीक़ा वारदात है, तो उनको इस बात के यानी कि एएसएफ को मंशियात की रोकथाम के तो यानी कि जो उसका नेटवर्क है, तो उसके बारे में एयरपोर्ट की हदूद के जिम्मेदार है ना कि उसके अंदर कैसे आई। अब एयरपोर्ट में भी उगती नहीं है हीरोइन, जाहिर है कहीं से नेटवर्क है जो वहां तक लेके आता है। तो ये इंटेलिजेंस इदारे जो हैं, हमारे हिसास इदारे हैं, जिन्होंने इसके ऊपर जो है वो करोड़ों अरबों रुपए के इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, लोगों को ट्रेनिंग दी हुई है, तो ये क्या कर रहे हैं? ये क्यों नहीं उसको ट्रेस कर पा रहे कि जी कहाँ से ये नेटवर्क चल रहा है? एएनएफ है। अच्छा, फिर ये कि कस्टम इंटेलिजेंस है, तो इनके पास इनको तो ये भी पता होता है कि ये कौन कौन से नेटवर्क काम कर रहे हैं, कौन कौन सी माफियाज काम कर रही हैं और इनका तरीक़ा वारदात क्या है। तो ये इनको तनख्वाह इसी बात की मिलती है, तो इनके जो सरबराहान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यही मैं कह रहा हूँ कि इनसे फिर पूछगछ कौन कर सकता है? जो एयरपोर्ट पे तो मामला जब तक किसी हायर फोरम पे अदालतों में ना जाए या किसी तरह पार्लियामेंट की कमेटीज़ में ना जाए, वहाँ तो कई दफ़ा बुलाया जाता है, ये लोग वहाँ पेश ही नहीं होते। वहाँ पे तो जो चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए होती नहीं है। ये तो हम रोज़ाना कभी पनामा लीक्स में और कभी डॉन लीक्स में बैठे रहते हैं और इन पे बातें करते रहते हैं। ये जो मुल्क की बदनामी का बायस बन रहे हैं इशूज़, इदारे काम नहीं कर रहे, इनके ऊपर कौन बात करेगा? बात यह है कि अब पब्लिक को तो पता नहीं है, अब वो आम लोग तो यही समझ रहे हैं कि भाई ये पीआईए के लोग ही जिम्मेदार होंगे या पीआईए ही की जिम्मेदारी है कि हीरोइन की रोकथाम। पीआईए की जिम्मेदारी जो है बेचारी वो इतनी उसमें वो पीआईए पे तो इसलिए सवाल उठ रहा है ना कि बाकी एयरलाइनें भी कराची आ जा रही हैं, तो उनके जहाज़ में से क्यों नहीं जा रही हीरोइन? अगर वो नेटवर्क काम कर रहा है तो वो किसी और एयरलाइन में क्यों नहीं कर पा रहा है? इसका मतलब पीआईए के भी कहीं ना कहीं लोग इन्वॉल्व हैं। देखें, पीआईए में जो नेटवर्क काम कर रहा है वो इस वजह से यानी कि काम कर रहा है और इस वजह से मौसर है कि दूसरी जो एयरलाइनों के जहाज़ हैं वो हैंगर में यानी कि ज़्यादातर नहीं जाते। इसका मतलब है कि वो आते हैं, हैंगर में सब कुछ हो रहा है, ये काम हो रहा है हैंगर के, ये काम हैंगर के अंदर हो रहा है। हैंगर किसके अंडर है?
हैंगर तो जाहिर है कि पीआईए के अंडर में है, लेकिन हैंगर की लेकिन सिक्योरिटी एयरपोर्ट तो सिविल एविएशन का है। नहीं, सिक्योरिटी एयरपोर्ट सिविल एविएशन का है, लेकिन सिक्योरिटी जो है ना वो हैंगर की, टारमिक की, टर्मिनल की, और जो आउटसाइड जो एरिया है और जो इनसाइड एयरपोर्ट का एरिया, वो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सारी पीआईए के हमले के साथ इतनी तजलील और हमें सलूक हुआ है, उनके साथ इतनी बेचारों की रसाई हो गई है, अब इसका हरजाना क्या है? इन बेचारों का तो कोई कसूर ही नहीं है, इनके साथ जो कुछ जिल्लत हमें सलूक हुआ है, ये बेचारे क्या करें? इसका मुदावा है कोई? इनके साथ जो जाती हुई उसका तो कोई मुदावा नहीं है, और इनको बेचारों को सज़ा एएसएफ, एएनएफ और ये कस्टम इंटेलिजेंस, इनकी जो नाअहली की सज़ा और इनकी गफलत और तसाहुल की सज़ा जो है वो पीआईए के स्टाफ को वहाँ मिली, और उसकी सज़ा पाकिस्तान को भी मिली कि, और पीआईए को मिली, यानी कि उस स्टाफ को मिली, पीआईए को मिली, पाकिस्तान को मिली, पाकिस्तान की बदनामी हुई और पीआईए की बदनामी। जिन इदारों के आप नाम ले रहे हैं ये सारे इदारे तो एविएशन डिवीज़न के अंडर पे नहीं आते, ये सब मेहताब अब्बासी साहब तो इसके जवाबदेह नहीं हो सकते, अगरचे कि वो भी बरीउल ज़िम्मा नहीं है, वाक़या हुआ है, लेकिन जो बाकी इदारे हैं वो तो उनकी चेन ऑफ कमांड तो कहीं और जाती है, तो फिर उनसे भी कोई पूछगछ होनी चाहिए। वजारत दाखिला, वजारत दिफा और भी जो इदारे बनते हैं। लेकिन इसमें तो अगर आप ये बात करते हैं कि कौन कौन से वजारत का इसमें ताल्लुक़ है, तो फिर अब इसमें एविएशन डिवीज़न भी आ जाता है, उसमें जो है, इसमें जो है वजारत दिफा भी आ जाती है, और दूसरे भी ये वो जो वजारत दाखिला भी इसमें आ जाती है। चौधरी निसार साहब पे भी बात हो सकती है, ख्वाजा आसिफ साहब को भी इसमें जो है वो देखना चाहिए सूरत हाल क्या है, वो भी जवाब दें, और मेहताब अब्बासी साहब तो हैं ही, और ओवरऑल खुद प्राइम मिनिस्टर और काबीना जो है वो सूरत हाल को देखे और जवाब दे कि भाई क्यों कौम की जो है वो जगहसाई हो रही है, पूरी दुनिया में जो है वो बदनामी का बायस बन रहा है, किस तरीके से इन वाक़यात को रोका जा सकता है। अगर प्राइवेट निजी एयरलाइंस जो हैं वो रोक सकती हैं इन चीज़ों को, तो हम एक कौमी एयरलाइन के तौर पर इसको क्यों नहीं बेहतर कर सकते? अब क्या आपको लगता है इसमें कुछ होगा, या ये कुछ अरसे बाद ऐसी मिट्टी पड़ जाएगी? कुछ नहीं होगा। देखें कितने वाक़यात होते रहते हैं। वो अब आप बता रहे थे कि वो एयर होस्टेस के पर्स से और लैपटॉप से हेरोइन बरामद हो गई, और ये लैपटॉप से तो और सऊदी अरब में तो आपको पता है कि कितने वो लोग ये हेरोइन पकड़ते हैं और कितने वाक़यात होते हैं, तो ये वहाँ तो बहुत सख्त सज़ाएं उसके बावजूद यानी सऊदी अरब में तो ये है कि सज़ाए मौत है, वहाँ पे तो सज़ाए मौत नहीं है यूरोप में या अमेरिका में, तो वहाँ भी हेरोइन की स्मगलिंग जारी है और वो रुकी नहीं है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये मामला चलते रहेंगे, और ये आपका मुल्क ऐसे ही चल रहा है और ऐसे ही चलेगा, उसमें कोई बेहतरी की उम्मीद, क्योंकि लोग ऐसे हैं। अच्छा, फिर इसलिए कि जब लोग ही ऐसे हैं तो फिर ये तो आपने वो बात कर दी, फैज साहब से किसी ने पूछा था, फैज साहब को किसी ने आगे कहा था कि बड़ी बुरी खबर है क्या, पाकिस्तान जो है इसका कुछ नहीं होने वाला, और पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है यही आगे जाके बहुत ख़राब तरीन हालात से दो चार होगा, और पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो फैज साहब ने कहा ये तो कोई खबर ही नहीं है, इससे बुरी खबर तो मेरे पास है। उन्होंने कहा वो क्या? उन्होंने कहा कि पूरी खबर ये है कि पाकिस्तान ऐसे ही चलता रहेगा और पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा। तो ये सूरत हाल है, 40 साल से ये सुनते आ रहे हैं। पाकिस्तान को क्या होना है, पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा, लेकिन ये कि हमारे इदारे जो है ना वो डिक्लाइन हो रहे हैं, हमारे इदारे तबाह हो रहे हैं, और उनमें प्रोफेशनलिज्म जो है वो ख़त्म हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। असल बात वही है ना कि सज़ा जज़ा होनी चाहिए। तो आप देखें ना, जब ये पहली बार इसमें से पीआई के जहाज़ में, अच्छा यहीं कराची में पकड़ी गई थी, यानी कि वो फ्लाई करने से पहले 2 दफ़ा तो वो इन्फॉर्मेशन आ गई और आपने पकड़ लिया और बदनामी से बच गए। तीसरी मरतबा पहुँच गई वहाँ, लेकिन यह है कि आपने उस पर वो एक्शन नहीं लिया जिसकी जरूरत थी कि भाई आखिर जाती कहाँ से है और इसमें कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं, उस रूट तक नहीं पहुंचे, जड़ तक नहीं पहुंचे। अगर उस वक्त आपने जिम्मेदारी का मुजाहरा कर लिया होता तो आज ये चीज़ें ना हो रही होती जिस पर हम बात कर रहे हैं। आइंदा प्रोग्रामों में मजीद इन चीज़ों का अहाता करेंगे। नाज़रीन, आज आपने गुफ्तगू सुनी, हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में ओबोर के हवाले से बात की, 1 बेल्ट 1 रोड जो चाइना का अजीम मनसूबा है, उसके क्या ख़तो हाल हैं और क्या असरात होंगे ख़ित्ते पे और पाकिस्तान पे, और उसके बाद हमने बात की कराची की सियासी सूरत हाल और यहाँ पे MKM के हिस्से बुखरे होने के बाद अब जो जमातों के दरमियान कशमकश है और आइंदा इलेक्शन तक क्या सूरत हाल होगी। और प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हमने PIA के तैयारे से बरामद होने वाली मनशियात और पाकिस्तान की जो आलमी सतह पर जो बदनामी का बायस बनाया जा वाक़या, और अब उसके असरात क्या होंगे, किस तरीके से जो है वो एक्शन लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, माजी के वाक़यात जिस तरह नज़रअंदाज कर दिए गए थे क्या इसको भी नज़रअंदाज कर दिया जाएगा, और अगर एक्शन ले लिया गया होता तो यकीनन आज ये सूरत हाल ना होती। उम्मीद है आपको आज की गुफ्तगू पसंद आई होगी। आइंदा प्रोग्राम तक अपने मेज़बान सालिक मजीद को प्रोग्राम A to Z की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।